दोस्तों बाल विकास में आज का पहला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो छोटे बच्चों के बारे में बात की गई, यहाँ पर कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द की पहचान में कठिनाई। तो दोस्तों छोटे शिक्षार्थी जो होते हैं उनके पठन कठिनाई का लक्षण कौन कौन सा है, तो वर्ण और शब्द की पहचान करना ये भी पठन कठिनाई का लक्षण है। सुसंगत वर्तनी का भी लक्षण है। शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई ये भी इसका लक्षण है। पठन और प्रवाह में कठिनाई ये इसका लक्षण नहीं है। करेक्ट आंसर इसका नहीं पूछा गया, तो ये पठन और प्रवाह पहला वाला आंसर इसका होगा। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान की सहायता की आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसा बालक जो अपने समकक्ष या साथी व्यक्तियों के साथ समूह में आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, ऐसे बालक को किस प्रकार के व्यवहार की सहायता की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो बालक होता है उसे भावात्मक क्षेत्र में विकास सहायता की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के भावात्मक क्षेत्र के सहायता की आवश्यकता होती है। उसे उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है और मनोगत्यात्मक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, उसे भावात्मक रूप से उसे सहायता की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर इसका पहला वाला हो। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। दोस्तों किस पद्धति के द्वारा हकलाने की समस्या जो है इससे निपटा जा सकता है, तो परिणामकारी वॉक, लंबित वॉक, अनुश्रुति वॉक या प्रवर्धित वॉक। हकलाने से जैसी समस्या होती है उसके लिए प्रवर्धित वॉक जो है इसके माध्यम से हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला आखिरी वाला होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है इन बाकी सभी से। तो किस किस से होते हैं, शिक्षण की अधिगम शैली, जीवन से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, यही सही दोस्तों, इसके द्वारा अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म के समय माँ द्वारा मदिरा सेवन किया जाता है। मंद बुद्धिमत्ता के कारण भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिशुकाल के समय दिमागी बुखार इसके कारण भी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें से शिक्षक की शैली, शिक्षण की जो शैली होती है इसके अतिरिक्त बाकी तीनों ऑप्शन अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो क्या करते हैं। तो शिक्षार्थी छात्र जो होते हैं पाठ पढ़ाते समय या पाठ का अध्ययन करते समय के दौरान गलतियां करते हैं, लगातार गलतियां करते रहते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को चार ऑप्शन दिए गए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके अगर बार बार गलतियां करता है शिक्षार्थी पाठ के दौरान, तो उसके अनुदेशन कार्य और समय सारणी में बदलाव करना चाहिए, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका पहले वाला होगा। पाठ को छोड़ देना चाहिए, ये वाला आंसर नहीं है इसका। गलतियां करने वाले शिक्षक को पहचान करके उससे प्राचार्य से बात करनी चाहिए, ये भी नहीं है। गलती करने वाले शिक्षार्थी को कक्ष से बाहर खड़ा करना चाहिए, ये भी आंसर नहीं। करेक्ट आंसर इसका पहले वाला है। अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। अगला नेक्स्ट छठा प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है। दोस्तों छठा प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है कौन सी है, 2 से 6 वर्ष की, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद की और जन्म से 2 वर्ष। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सही आंसर इसका 6 वर्ष से 11 वर्ष की जो अवधि होती है ये मध्य बचपन वर्ष अवधि कहलाती है। मध्य बचपन अवधि किसे कहा जाता है, 6 से 11 वर्ष की अवधि, बाल्यावस्था का काल मध्य बचपन अवधि के अंतर्गत आता है। सातवां प्रश्न, विकास के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। चार कथन दिए गए हैं दोस्तों विकास से संबंधित, और कौन सा कथन सही है तो बात करते हैं पहले बार। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। दोस्तों ये कथन सही है, विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। और अगला भी देख लेते हैं, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है और बाद में रुक जाता है, नहीं, बाद में नहीं रुकता है। विकास जन्म में से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों, विकास विभिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, ये इसका पहले वाला आंसर सही है। तो दोस्तों आपको जानकारी अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला है दोस्तों, विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है, तो उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों विकास कब शुरू होता है, विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा।
अगला है नोवा अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। दोस्तों अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? तो दो बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। सही आंसर है दोस्तों बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का जो मुख्य रूप से विकास होता है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला फर्स्ट वाला होगा। 10वां प्रश्न, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो दोस्तों किशोरावस्था जो होती है इसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक मित्र बनाने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला होगा। 11वां प्रश्न है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रभावित होती है? सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो विकास की किस अवस्था से प्रभावित होती है? तो बात करते हैं अपन किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सार्थक अधिगम की जो विकास प्रक्रिया है वो विकास की शेषवा अवस्था से प्रभावित होती है। विकास की शेषवावस्था से सर्वाधिक प्रभावित होती है। 12वां प्रश्न, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? दोस्तों मनुष्य के विकास में किस अवस्था में सर्वाधिक बालक के सीखने की गति होती है? तो तीन अवस्थाएं बताई गई यहाँ पर, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मानव विकास की पहली अवस्था जो होती है वो शेषवावस्था कहलाती है। और दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि विकास की गति बहुत तीव्र होती है, तेज गति से विकास होता है। करेक्ट आंसर इसका 12वें का सी वाला आंसर होगा। शेषवावस्था मानव विकास की अवस्था में बच्चों को सीखने में सर्वाधिक गति होती है। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला है 13वां प्रश्न, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? दोस्तों मानव विकास की जो अवस्थाएं बताई गई है इनमें कौन सी अवस्था के बाद में व्यक्ति परिपक्व होता है? तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इसका किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक दोस्तों जैसे किशोरावस्था समाप्त होती है तब तक मानव का जो विकास है वो एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में हो जाता है। व्यक्ति परिपक्व हो जाता है लगभग। तो करेक्ट आंसर इसका पे ए वाला होगा। अगला है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। कौन सी अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर बाल्यावस्था के बालक में। किशोरों की सबसे नाजुक संवेदनशील समस्या क्या होती है? किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या, 4 समस्या दी गई यहाँ पर। व्यवसाय संबंधी समस्याएं, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या और प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका यौन संबंधी समस्या है। यौन संबंधी समस्या किशोरों की सबसे एक नाजुक समस्या होती है और एक संवेदनशील समस्या होती है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए ताकि हर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।